हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी जिसका नाम है दूत ट्रांसमिशन। इस कंपनी का आईपीओ आने वाला है 10 अगस्त से 12 अगस्त के बीच में। 871 का इन्होंने प्राइस सेट किया है। 18,000 करोड़ रुपीस की इन्होंने वैल्यू लगाई है पूरी कंपनी की। 3,000 करोड़ रुपीस टोटल उठा रहे हैं मार्केट से। इसमें से 1,400 करोड़ तो कंपनी के पास में जा रहे हैं और 1700 करोड़ रुपीस कंपनी के प्रमोटर्स और इनिशियल शेयर होल्डर्स की जेब में जा रहे हैं। अब ये कंपनी बेसिकली करती क्या है, तो ये जो ऑटोमोटिव सेक्टर है या जो वन टू व्हीलर थ्री व्हीलर जो सेगमेंट है उसके अंदर में जो वायरिंग होती है वो बनाती है और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं वो बनाती है आज के दिन। और ओईएम बनाती है, दैट मीन्स कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। तो इनका डायरेक्ट जो टाई अप है वो मैन्युफैक्चरर के साथ में रहता है और वो डायरेक्ट इनसे सामान बनवाते हैं जिन जो जैसी भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से। दैट मीन्स कि ये मार्केट के अंदर में खुला नहीं बेचते हैं, इनका डायरेक्ट जो है ऑर्डर्स रहते हैं वो कि कंटिन्यूअस रहते हैं। दैट्स गुड। तो आज के दिन इनके पास में वायरिंग हार्नेस का 41% मार्केट शेयर देखने को मिल रहा है। और टू व्हीलर के जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और थ्री व्हीलर है उसके अंदर में जो वायरिंग हार्नेस है उसका 70% मार्केट शेयर इसी के पास में है। लेट्स सी कि अब कंपनी जो पैसे उठा रही है उनका बेसिकली काम क्या करने वाली है, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि लगभग 500 करोड़ 450 करोड़ रुपए हैं वो तो अपनी बोरोइंग कम करेगी। बाकी 300 करोड़ रुपए से अपने जो सब्सिडरीज हैं उनकी बोरोइंग कम करेगी और 150 करोड़ रुपए से नया सेटअप करने वाली है। और बाकी जो पैसा है वो इनऑर्गेनिक जो ग्रोथ है, दैट मीन्स कि छोटी मोटी जो कंपनियां हैं उनको एक्वायर करने के अंदर में खर्च करने वाली है, बाकी जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के और इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए पैसा रखा हुआ है। बिकॉज़ अल्टीमेटली 1400 करोड़ रुपए कंपनी के पास जा रहे हैं, तो यहाँ पर तो 916 करोड़ का ही मामला सेट हुआ। तो लगभग अभी भी देखा जाए तो 500-600 करोड़ रुपए बचे हुए हैं, तो उससे कंपनी बोले इनऑर्गेनिक ग्रोथ करेंगे। दैट शोज़ कि या तो प्रमोशन करेंगे या फिर जो दूसरी कंपनियाँ हैं जो इसी सेक्टर में काम कर रही हैं सिमिलर से, उनको एक्वायर करेंगे। नाउ आफ्टर द आईपीओ जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में 82% मालिकाना हक रह जाने वाला है, जो कि सिग्निफिकेंट है। दैट मीन्स कि और पैसे आने वाले टाइम में बहुत जल्द उठाए जाएँगे। इस कंपनी के आज के दिन कॉम्पिटिटर्स के अंदर में मिंडा कॉर्पोरेशन, उनो मिंडा, मदरसन सुमी वायरिंग एंड सोना बीएलडब्ल्यू देखने को मिल रहा है। इनके साथ में हम कंपेयर करके देखेंगे कि इनको जो मार्केट में वैल्यू दे रखी है, इस कंपनी को कितनी दे सकती है। सबसे पहले कंसोलिडेटेड रिजल्ट देख लेते हैं कि कंपनी ने वहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है। तो लगभग टोटल जो बैलेंस शीट की साइज़ है दैट इज़ अराउंड 4,000 करोड़। इसमें से अगर इन्वेस्टर्स का पैसा देखा जाए तो दैट कम्स अराउंड, एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, इन्वेस्टर्स का पैसा इज अराउंड टोटल इक्विटी 2400 करोड़। so debt to equity ratio before the IPO is good and after the IPO as well, जो कि डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत हद तक सुधर जाने वाला है आफ्टर द आईपीओ। ये कंपनी बोरोइंग खत्म करने वाली है, तो एक तो 200 ये जो सॉरी ये है 327 करोड़ की, यहाँ पर देखने सॉरी बोरोइंग जो है वो 246 करोड़ की देखने को मिल रही है। यहाँ पर कंपनी क्लियरली बता रही है कि कितना बोरोइंग कम करने वाली है, 464 करोड़ रुपए की। तो ये तो सारी बोरोइंग जाएगी, थोड़ी बहुत बोरोइंग यहाँ से भी जाने वाली है। तो जो बोरोइंग है आफ्टर द आईपीओ बहुत कम रह जाने वाली है, वो भी मोस्टली जो रह सकती है वो यहाँ पर करंट लायबिलिटी में रह सकती है। तो बैलेंस शीट का तो साइज़ जो है बहुत अच्छा बन सकता है आफ्टर द आईपीओ, विद द आईपीओ मनी। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी के जो रेवेन्यूज़ हैं वो कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक कितना इंक्रीज़ हुआ? लगभग 25%। यहाँ से यहाँ लगभग 30%। तो ग्रोथ ठीक है यहाँ पर रेवेन्यूज़ के अंदर में। अब हम लोग देख लेते हैं नेट प्रॉफिट में क्या ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट में उतनी ग्रोथ नहीं है। जबकि हम लोग ये एक चीज़ और चेक करते हैं, तो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट और मार्जिन्स हैं, वो यहाँ पर लगभग 11% के आसपास में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर अगर देखते हैं तो वो अगेन 10-11% के आसपास में देखने को मिल रहे हैं। बट यहाँ पर अगर हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं तो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज़ हो जाते हैं 9% के आसपास में, 8-9%। अब ये जो चीज़ हुई है, ये लोन की वजह से हुई है, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यस, एक तो जो लोन अमाउंट है, वो भी अच्छा खासा, जो फाइनेंस कॉस्ट है, वो अच्छी खासी बढ़ी है यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइज़ेशन भी देखने को मिला, दैट मीन्स कि कंपनी ने एक्सपेंड किया अपने आप को, तो वो वाला रीज़न भी है। तो मेन रीज़न यही है। तो दैट मीन्स कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, बिकॉज़ नेट प्रॉफिट में तो चलो इनकी वजह से इफ़ेक्ट आ सकता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ऑपरेशनली कंपनी कैसा कर रही है। लगभग 16% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जिसको हम लोग कंपेयर करके देखते हैं मिंडा कॉर्पोरेशन के साथ में, तो इसका है 12% का, इसका है उनो मिंडा का देखते हैं तो इसका है 11% का, एंड जो मदरसन सुमी वायरिंग है इसका देखने को मिल रहा है लगभग 9% का।
तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर में आई थिंक लीडर देखने को मिल रही है। तो इनके जो अलग अलग चीज़ें बनाते हैं ये कंपनियां, बट कंपेयर नहीं किया जा सकता। बट अगेन मार्केट जो है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में इसको वैल्यू देने वाला है, तो एक प्रीमियम वैल्यू मिल सकती है कंपेयरिंग ऑल दीज प्लेयर्स, बिकॉज ऑपरेटिंग मार्जिन अच्छे हैं। दूसरी चीज़, हम लोग अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो मिंडा कॉर्पोरेशन यहाँ पर लगभग 6% के नेट प्रॉफिट मार्जिन पे बैठी हुई है, और ये जो पर्टिकुलर कंपनी है दैट इज़ उनो मिंडा, ये भी 6-7% के नेट प्रॉफिट मार्जिन पे है। और लास्ट में मदरसन सुमी को देख लेते हैं, सुमी वायरिंग्स वो, ये भी लगभग 5% के ऊपर में बैठी हुई है। और ये कंपनी जो है नेट प्रॉफिट जो है इतना ज़्यादा डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ने के बाद भी 9% पे बैठी हुई है। दो डिक्रीजिंग है, एंड डिक्रीजिंग ऐसा नहीं है कि इसी का है, डिक्रीजिंग इनका भी है। सिर्फ आईपीओ वाली कंपनी के डिक्रीजिंग नंबर्स नहीं है, नेट प्रॉफिट मार्जिन्स में इफेक्ट नहीं है, उन कंपनियों के पास भी यही हालत है। मतलब सेक्टर वाइज ही हालत खराब है थोड़ी सी, जो डिक्रीजिंग है। दैट मीन्स कि मार्केट ने जब उनको उतनी वैल्यू दे रखी है तो इसको थोड़ी सी प्रीमियम वैल्यू मिलनी चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से। तो अब कितनी मिलेगी वो हम लोग चेक करते हैं, करने की कोशिश करते हैं अभी। उससे पहले थोड़ी सी चीज़ें और देख लेते हैं कंपनी के बारे में। जैसे कंपनी यहाँ पर जो यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो मोस्टली यहाँ पर ओन्ड देखने को मिल रही हैं, और कुछ जो हैं वो लीज़ पे भी देखने को मिल रही हैं, और पूरी लिस्ट आपके सामने देखने को मिल रही होगी आपको। इसमें सब्सिडरीज़ की और कंपनी की खुद की सारी लिस्ट है आपके सामने। इनकी जो वायरिंग हार्नेस की जो कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन है वो लगभग 90% के आसपास में चल रही है, और ओवरऑल अगर चेक करने की कोशिश करते हैं तो 80% के आसपास में देखने को मिल रही है। कुछ प्लांट्स तो ऐसे हैं जो इसी साल कमीशन हुए हैं और फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। दैट शोज़ कि डिमांड मार्वेलस है, बिकॉज़ इनके टाई अप्स अच्छे खासे हैं, और जो टू व्हीलर्स हैं, थ्री व्हीलर्स हैं, उनके साथ में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स हैं, और वो कंटीन्यूअस प्रोडक्शन चलता रहता है। और हम सब जानते हैं कि टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स की जो अभी इस वक़्त जो इंडिया के अंदर में जो डिमांड है वो बहुत हाई चल रही है, लगभग ग्रोथ भी गज़ब चल रही है, मोर देन 10% के आसपास में। तो दैट शोज़ ये नंबर्स, राइट? इसके अलावा कंपनी हम लोग लेते हैं तो ईवी कोड सेट, जिसको हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले, राइट? यहाँ पे देख रहे हो कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, मतलब अच्छे खासा इंक्रीज़ देखने को मिला है। ऑटोमोटिव स्विचेज़ को देखते हैं तो उसकी जो अच्छा खासा यहाँ पर मतलब दैट मीन्स प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ है। सेंसर्स को चेक करते हैं तो सेंसर्स में भी अच्छी खासी प्रोडक्शन इंक्रीज़ देखने को मिला है। इसके अलावा कंट्रोलर्स देख लो, बैटरी पैक्स देख लो, एवरीवेयर देयर इज़ एन इंक्रीज़ इन द प्रोडक्शन एंड कैपेसिटी इज़ एट द टॉप। ये आप इनकी फैक्ट्री सेटअप्स की फ़ोटोज़ वग़ैरह देख सकते हैं, टॉप व्यूज़। अब इन्होंने अपने क्लाइंट्स के नाम भी दिए हैं, और अब क्लाइंट्स के नाम देखने के बाद तो कुछ बचता ही नहीं और देखने को। बजाज, टीवीएस, होंडा, रॉयल एनफ़ील्ड और बाकी कुछ कस्टमर्स हैं जो कि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं ऑब्वियसली, बट उन्होंने परमिशन नहीं दिया इनको उनका नाम यूज़ करने की आरएचपी के अंदर में। बट इन्होंने परमिशन दी है रॉयल एनफ़ील्ड, होंडा, टीवीएस, बजाज वालों ने, तो इनका नाम यूज़ कर रहे हैं। बट द नंबर यू आर लुकिंग ओवर हियर इज़ ग्रेट। जैसे हर साल इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है, राइट? तो क्योंकि इनके प्रोडक्शन बढ़ेगा, उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो इनकी ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ेगी। बट कल को अगर टू व्हीलर, थ्री व्हीलर की डिमांड अगर थोड़ी बहुत कम होती है, स्लो डाउन होती है, तो इस कंपनी को भी उसका इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। अब ये जो मार्केट शेयर कितना है, तो 70% थ्री व्हीलर का इसके पास में है, टू व्हीलर का थ 40%, और टू थ्री व्हीलर्स का जो टॉप 2 है, मतलब तो 41% के आसपास में। टोटल मिला के मैं देखो तो 41% मार्केट शेयर इसके पास। अब ये है पूरा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। दैट मीन्स कि ये जो मेन कंपनी है धूत ट्रांसमिशन लिमिटेड, जिसका हम आईपीओ खरीद रहे हैं, इसके नीचे ये सारी कंपनियों के अंदर में ऑटोमेटिकली हमारा जो इस ओनरशिप बन जाती है, मतलब जो भी धूत ट्रांसमिशन खरीद रहे हैं इन सब में ओनरशिप उसकी बन जाती है। अब जो सबसे मेन बात है कि अब ये टू व्हीलर और थ्री व्हीलर से भी आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें अब कमर्शियल व्हीकल्स जो हैं उनमें जा रहे हैं, और ऑफ हाईवे व्हीकल्स के अंदर में जा रहे हैं, या फिर फार्मिंग जो ट्रैक्टर्स वगैरह हैं उनमें जा रहे हैं। और ये इनका पूरा इन्होंने डायग्राम वगैरह दे रखा है। इनमें तो ये ऑलरेडी है 2 के अंदर में तो, और अब इनमें भी ये घुस रहे हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट या जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है, वो जो दूसरे फोर व्हीलर्स वगैरह, ट्रैक्टर्स वगैरह, उनसे रिलेटेड जो कंपनियाँ काम करती हैं, प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उनको एक्वायर कर सकते हैं, जिससे कि वहाँ पे भी डिवर्सिफ़ाई हो जाएँ। तो अब इस चीज़ को क्या इस कंपनी को इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, जब ट्रांसमिशन से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्जन चल रहा है पूरे ऑल ओवर द कंट्री से, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला है, बिकॉज़ जिस प्रोडक्ट को ये बनाते हैं, उनको ट्रांसमिशन से कुछ ज़्यादा ख़ास लेना-देना नहीं है, वायरिंग हार्नेस है। तो वो वहाँ पे भी ज़रूरत पड़ने वाली है, यहाँ पे भी जस्ट थोड़ा बहुत चेंजेज़ की ज़रूरत पड़ेगी ऑब्वियसली, तो ये इनके लिए आसान काम रहेगा आई गेस। अब थोड़ा-सा नंबर्स के ऊपर में ध्यान देते हैं और कंपेयर करके देखते हैं, तो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कंपनी ने नेट प्रॉफिट इस बार कमाया है 400 करोड़ रुपए, राइट? एंड दिस इज़ द प्रॉफिट फॉर द ईयर,
टोटल मिला के देखा जाए तो 420 करोड़ रुपए है, बिकॉज़ टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम टोटल मिला के जो बाहर से इनकम वगैरह आती है, करेंसी डिफरेंस एंड एवरीथिंग। अब आईपीओ के पैसों से ये अच्छा खासा लोन चुका रहे हैं, तो ये कंपनी आज के दिन जो फाइनेंस कॉस्ट जो है अच्छी खासी 90 करोड़ रुपए के आसपास में दे रही है, तो अच्छा खासा पेमेंट जो है कंपनी देने वाली है वापस लोन का। तो पीछे जो पैसा बचता है उसमें से अगर हम लोग टैक्स को डिडक्ट कर देते हैं तो लगभग मोटे-मोटे तौर पे 50 करोड़ का कंपनी को फ़ायदा होने वाला है। तो कंपनी का 470 करोड़ रुपए नेट प्रॉफ़िट हो जाने वाला है, जिसको हम लोग कैलकुलेट करके पी और पीबी रेशियो से कंपैरिज़न करने वाले हैं। तो 38 का पी रेशियो निकल के आता है आफ्टर द एडजस्टमेंट, और यहाँ पर जो कंपनी उनो मिंडा है इसका 58 का है। दैट शोज़ कि 20 नंबर जो पी रेशियोज़ हैं उसके मल्टीपल में ज़्यादा ऊपर चल रही है उनो मिंडा। नेक्स्ट यहाँ पर इसको देखते हैं, दैट इज़ मिंडा कॉर्प, तो ये 50 के पी रेशियो पे चल रही है, दैट इज़ अगेन काफ़ी हाई। मदरसन सुमी को देखते हैं तो ये 42 पे चल रही है, तो इसके मुकाबले भी जगह छोड़ी है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट के अंदर में इन सबसे आगे है आज के दिन वो कंपनी। तो इसको मोटे-मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो कुछ नहीं तो अगर व मदरसन सुमी के हिसाब से देखें तो इसको 50 से 55 के पी रेशियो मल्टीपल मिलना चाहिए वैल्यू। एक्सपेक्टेड है इतना। तो लगभग यहाँ से 25 से 30% के ऊपर का इसको मतलब लिस्टिंग गेन या फिर आफ्टर द लिस्टिंग भागना चाहिए। तो अब आज के दिन हवा देख लेते हैं, हवा कितनी बन रही है बेस्ड ऑन द पी रेशियो। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि हवा 30% के आसपास की ही बन रही है। दैट मीन्स कि नंबर्स एडजस्ट मतलब हमारा रिलाई कर रहे हैं उस चीज़ के ऊपर, नंबर सपोर्ट कर रहे हैं, राइट? दूसरा होता है पीबी रेशियो, तो यहाँ पर ऑलरेडी जो कंपनी के पास में नेटवर्थ है अराउंड 2400 करोड़, 1400 करोड़ रुपए और जा रहे हैं, तो लगभग हो गए 28 38, मोटे-मोटे तौर पे भी अगर हम लोग खर्चा-वर्चा मान निकाल के माने 3500 करोड़। तो 5 का पीबी रेशियो निकल के आता है, जिसको कंपेयर करते हैं तो इसका 6.5 का है, इसका 10 का है, इसका 12 का है। तो अगेन यहाँ पर भी अच्छा खासा जूस छूटा हुआ है। दैट मीन्स पीबी रेशियो, पी रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सभी के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का जो है लिस्टिंग गेन अच्छा मिल सकता है इसको, लगभग 20 टू 30% या उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा। बिकॉज़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से मार्केट कितनी वैल्यू देगा वो भी हमें पता नहीं है, बट इतना मिलना चाहिए आराम से। उसके बाद में हम लोग शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में कैसा मान के चल सकते हैं, तो ये जब पूरा सेक्टर ही बढ़ेगा तो इस कंपनी के बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। बाकी इस पूरे सेगमेंट के अंदर में ये आई थिंक सबसे छोटी कंपनी रहेगी, बिकॉज़ ये 17,000 करोड़ की, हाँ, मिंडो कॉर्पोरेशन के बराबर की ये कंपनी रहेगी। बट लिस्टिंग के अंदर में मिंडो कॉर्प के बराबर, बाकी लिस्ट होने के बाद में इससे भी बड़ी रहेगी। तो ये राइट? तो अब लॉन्ग टर्म का व्यू कैसा है इस कंपनी को लेके? आई एम पॉजिटिव इन द कंपनी एंड शॉर्ट टर्म में भी आई एम पॉजिटिव, बाकी लिस्टिंग गेन में भी आई एम पॉजिटिव इन दिस पर्टिकुलर कंपनी एज वी डिस्कस्ड इन द वीडियो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो से। फाइनली सी यू टुमारो।